नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पहले एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा सुर्खियों में है। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल के मंच पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने हिंदू बनाम हिंदुत्व पर बहस को बेमतलब बताया। चौपाल के मंच पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने राम के नाम पर राजनीति नहीं करने की बात कही। क्या फर्क है हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहस मैं समझता हूं बिना मतलब का है। क्यों बिना मतलब का? इसलिए है, आरएसएस के जो राम है ना, उसका एक राजनीतिक उद्देश्य होगा। अब आप लेकिन मेरी दादी, अभी आपने कहा इनमें राम है, मुझ में राम है, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मेरी दादी जो है, मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनके जो राम है ना, वो उनके आस्था का विषय है। और वो बिना मतलब का इसके नाम पे कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि राम जी का नाम लेकर के, एक तो ये धर्म का नाम बिना लेकर मतलब के के हो ही नहीं रही है, बिल्कुल मतलब से हो रही है, गुमराह किया जाए। ये बिल्कुल मतलब से हो रही है राजनीति। आपने कहा ना बिना मतलब से, बिल्कुल मतलब से हो रही है। दिख रहा है ये राजनीति सब तरफ से मतलब से हो रही है। हम कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर इस देश में किसी भी प्रकार की राजनीति खतरनाक है। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल के मंच पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है। गजेंद्र शेखावत ने दावा किया है कि देश की राजनीति में जनता अब विकास के आधार पर वोट देती है, धर्म के नाम पर बिल्कुल नहीं। हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा नए सिरे से गढ़ी जा रही है। आपके मुताबिक, उन्होंने तो बता दिया, आपके मुताबिक हिंदुत्व क्या है और हिंदू क्या है? मुझे लगता है कि मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते ये कह सकता हूँ कि धर्म एक जीवन पद्धति है। वाह! जो कुछ धारण किया जा सके वो धर्म है, बाकी शेष सारी पूजा की पद्धतियाँ हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, मेरी अपनी आस्थाएं हो सकती है, अपना विश्वास हो सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर ये राजनीति करना न तो भारतीय जनता पार्टी में कभी था, न कभी है और न कभी रहेगा। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए या कुछ ऐसे दल जो सत्ताओं से नकार दिए गए, वापस उस स्थान पर पहुंचने के लिए ऐसे मार्गों का सहारा लेते हैं। मुझे लगता है कि अब 21वीं शती में भारत का मतदाता और विशेष रूप से युवा पीढ़ी का मतदाता, वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया है। 2014 के बाद में इस देश में राजनीति में अगर कोई एक विषय रहा है, कोई एक आकलन का आधार रहा है, तो वो विकास रहा है और आने वाले समय में वही रहने वाला है। और इसके साथ ही कहा गया कि भारत के बाहर संकट में फंसे हिंदुओं का देश में स्वागत है, क्योंकि भारत एक हिंदू बाहुल राष्ट्र है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारत में बाबर युग से पहले हर व्यक्ति हिंदू था। आप सीए के बहुत बड़े समर्थक हैं, तो बांग्लादेश के बंगाली हिंदू, उनको असम की नागरिकता मिले, वो असम में आकर बसे, आप तैयार हैं? देखिए, मैं बांग्लादेश का ऊपर कमेंट करना नहीं चाहूँगा, इसलिए ये मेरा पड़ोसी देश है। लेकिन अफगानिस्तान में जो हुआ, वो सिचुएशन देखने का बाद लोगों का मन में ये कोई संदेह नहीं रहना चाहिए क्यों मोदी सरकार ने सीए लाया था। भारत हिंदू का एक सिविलाइजेशन था और भारत एक हिंदू का सिविलाइजेशन रहेगा। सो दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदू का तकलीफ हो, वो लोग को भारत लौट के आने का अधिकार होना चाहिए। जहाँ भी हिंदू का तकलीफ हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई तकलीफ होने से भारत का मुस्लिम अगर अमेरिका में है उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन भारत एक हिंदू सभ्यता था, भारत एक हिंदू सभ्यता रहेगा। तो अगर कोई जगह में हिंदू का तकलीफ होता है, रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, तो उनको अपना मातृभूमि में लौट के आने का अधिकार होना चाहिए। इसी पर तो दर्द है कि धर्म के आधार पर क्यों भाई? धर्म का आधार में ही तो है दुनिया। हम लोग 5000 साल पहले से तो ये धर्म का आधार ही तो भारत हुआ करता था। नहीं, नागरिकता धर्म के आधार पर क्यों? सबसे बड़ा विरोध यही है ना
अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में अहमदिया, अफगानिस्तान से कितने मुसलमान भाई लटके हुए। देखिए, अगर मेरा ये मातृभूमि है, इंसिडेंटली एक्सीडेंटली हर हिंदू का मातृभूमि भारत है। भारत से ही तो सभ्यता जन्म हुआ था ना, अनलेस यू हैव गॉट कन्वर्टेड इन अमेरिका फ्रॉम सम अदर रिलीजन टू हिंदू। तो हर हिंदू का जो रूट है वो भारत में बसा हुआ है। हिंदुस्तानी की है ना, हिंदू का है, हिंदू का। इट वाज अ हिंदू सिविलाइजेशन। यहाँ में वेद होता था, यहाँ में उपनिषद होता था। हर हिंदू का जो रूट है वो भारत से जुड़ा हुआ है। तो मेरा जहां भी तकलीफ होगा, मेरा पास इतना अधिकार होना चाहिए भारत में लौट के आने का। चौपाल की मंच पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी विवादास्पद किताब का जिक्र करते हुए एक बार फिर कहा कि किताब में उन्होंने हिंदुत्व पर कोई विवादास्पद बात नहीं लिखी है। उन्होंने दावा किया है कि किताब में हिंदुत्व को बोको हरम के बराबर नहीं बल्कि उसी के समान लिखा है। इस किताब के आने के बाद इसके पेज नंबर 113 पे जो सैफरन स्काई करके चैप्टर है, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है जिसमें हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस से की गई है। हिंदू के लिए मैंने कहा वो लोग जो बहुत उदार और एक बहुत ऊंचे धर्म में विश्वास रखते हैं जी। हिंदुत्व वो जो उस हिंदू धर्म को का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए या तो इस किताब को पढ़ा नहीं है या किताब को पढ़ना नहीं चाहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आतंकवाद से हिंदुत्व की तुलना करने पर सलमान खुर्शीद की निंदा की। तो जो किताब लिखी गई थी सलमान खुर्शीद की तरफ से, उस पर अपनी सफाई देते हुए न्यूज 18 इंडिया की चौपाल पर नजर आए सलमान खुर्शीद, लेकिन उनकी इसी बुक में लिखे गए कुछ अंश का विरोध करते हुए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया न्यूज 18 के चौपाल के मंच पर नजर आए। ये मंच जो कि पिछले 2 दिन से सजा हुआ था, जहां पर संवाद हर मसले पर हुई, हर लोग वहां पर शामिल हुए, हर नेता को हमने बुलाया जिस पर मौजूदा मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत की गई। और ऐसे में सलमान खुर्शीद की जो बुक जो कि लगातार विवादों में फंसती हुई नजर आ रही थी, उसी में कुछ अंश लिखे गए थे जिसमें सीधे तौर पर हिंदुत्व की तुलना एक आतंकवाद संगठन से की गई थी और उसी पर सफाई देते हुए सलमान खुर्शीद भी नजर आए थे। लेकिन अब उसी बुक का विरोध भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न्यूज 18 इंडिया के चौपाल के मंच के जरिए किया और ये कहा कि ये निंदा भरी बुक है। इस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व की तुलना आप आतंकवाद से नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में लगातार सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि अब जो सफाई सलमान खुर्शीद देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई वो सफाई विपक्ष मानता हुआ नजर आएगा? अलग अलग मसलों पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे थे न्यूज 18 इंडिया के चौपाल के मंच पर, जिन्होंने बेबाकी के साथ हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। हर एक सवाल हमारी तरफ से पूछा गया, मौजूदा स्थिति को लेकर, कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसको लेकर पूछा गया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर दूसरा विपक्षी दल हो। ऐसे में उन तैयारियों को लेकर भी सवाल पूछा गया। लेकिन अब सवाल यही है कि अब किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई नजर आएगी। लेकिन हर एक नेता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगापुर से लौटा आदमी एक पॉजिटिव पाया गया है। सिंगापुर से तमिलनाडु पहुंचा आदमी को आइसोलेट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, ओमिक्रॉन की जांच के लिए भेज दिया गया है। सिंगापुर से ये शख्स लौटा था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगापुर से तमिलनाडु पहुंचा ये शख्स जिसे आइसोलेट फिलहाल कर दिया गया है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ओमिक्रॉन की जांच के लिए सैंपल फिलहाल भेज दिया गया है, लेकिन फिलहाल ये तय है कि इस शख्स को कोरोना है, लेकिन ये कोरोना का नया वेरिएंट है या फिर मौजूदा कोरोना का वेरिएंट है, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसको लेकर ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की जांच के लिए इस शख्स के सैंपल भेज दिए गए हैं। हालांकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार दुनिया भर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है इस नए वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए। और जानकारी ये मिल रही है कि तमिलनाडु जो एक शख्स पहुंचा है सिंगापुर से, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके सैंपल भेज दिए गए हैं ओमिक्रॉन की जांच के लिए
लेकिन फिलहाल लगातार कोरोना केसेस में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों में जिस तरीके की नई एडवाइजरी जारी की गई है, उसके बावजूद आप देखिए कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जो नियम, जो प्रोटोकॉल्स लागू किए गए थे, वो एक बार फिर से जमीनी तौर पर नजर आ रहे हैं। रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, क्या कुछ जानकारी, क्या पुष्टि हो चुकी है कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है या नहीं है इस शख्स में? देखिए, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट या किसी भी तरीके के वेरिएंट कोरोना में तभी पता चलता है जब उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। जो बाहर से पैसेंजर आ रहे हैं, देश के बाहर से पैसेंजर आ रहे हैं, और अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनका जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाता है। एक खास तरह की लैब होती है और लैब में जांच के बाद ही ये पता चलता है कि उसमें किस तरह का वेरिएंट है। कल ही केंद्र सरकार ने इस बात को लेकर कंफर्मेशन किया था कि कर्नाटक में 2 ऐसे लोग पाए गए जिनमें कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है। उसके बाद केंद्र सरकार काफी अलर्ट मोड में है। हालांकि उससे पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कई बार हिदायत भी दी गई है और उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है और ये कहा गया है कि जो भी बाहर से पैसेंजर आ रहे हैं, सबसे पहले ऑन अराइवल एयरपोर्ट पर ही उनकी जांच की जाए। अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनका सैंपल भेजा जाए और उसके बाद अगर जीनोम सीक्वेंसिंग में पाया जाता है तो बहुत ही इस समय, क्योंकि केंद्र सरकार ने जरूर कहा है कि इसे माइल्ड सिम्टम होते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन नया वेरिएंट है, विश्व के कई देशों में फैल चुका है। हाँ, ये इससे संक्रमण काफी तेजी से फैलता है और कई ज्यादा गुना फैलता है, तो इससे बचने की बेहद जरूरत है इस समय में। और जो भी सावधानी, सतर्कता बरती जा रही थी कोरोना के पीक समय में, वही सावधानी और सतर्कता अब भी बरतनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस मिलने की खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 66 साल के एक व्यक्ति और 40 साल के एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन के लक्षण मिले हैं। 2 में से 1 के संपर्क में आए 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद 6 लोगों को आइसोलेट किया गया है। वहीं कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया है कि कर्नाटक से दोनों सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले थे। इसमें से एक 66 साल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं, ये वापस चले गए हैं। इनके संपर्क में आए 24 प्राथमिक और 240 सेकेंडरी संपर्कों का पता लगा लिया गया है। वहीं केंद्र सरकार के मुताबिक जोखिम वाले देशों से 7,976 यात्री भारत आए हैं, जिनमें से 10 यात्री अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है। वहीं दुनिया के अब तक 29 देशों में 373 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। कोरोना के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, नॉट फियर बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मंत्रा दैट वी विल टेक फॉरवर्ड। और साइंस ड्रिवन, एक्सपीरियंस ड्रिवन, प्रिपेयरनेस ड्रिवन अप्रोच से हम इस नई चुनौती का भी मिलकर सामना करेंगे। ये बहुत एक्सपेक्टेड था, ठीक है। जो वायरस आपका 1 महीने 1.5 महीने पहले डिटेक्ट हो गया है आउटसाइड इंडिया और लाजमी था, आना ही था इंडिया में, सो इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड दैट दिस वायरस इज गोइंग टू कम टू इंडिया। एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? आई फील दैट वी शुड बी calm. We should be quiet, we should be calm, but definitely we should be vigilant. कर्नाटक में कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने चौपाल के मंच पर कहा कि ओमिक्रॉन को रोकने के लिए उनकी सरकार की तरफ से हर संभव मदद उठाई जा रही है। In fact, I was there with the Union Health Minister about few hours ago.
but now it has come, so we are waiting for all the details, number one. Number two, we have to have a different protocol, if need be, And we have already discussed with our experts, supposing if it comes, what should be done and all those things. So we are prepared. And as far as this strain is concerned, a lot of experts have said that this is a strain where it will not have a serious effect. Yes. Especially the hospitalization and ICU. चौपाल के मंच पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर हमें सावधान रहना होगा। जनता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है और यही वजह है कि 11 अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर ही जांच कराई जा रही है। कोरोना का एक नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन वायरस, वो दुनिया भर में काफी दहशत फैला रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसको लेकर बड़ा सारा कंफ्यूजन है, फ्लाइटें आएंगी, रोकी जाएंगी, स्थिति कैसी होगी? सावधानी हमें बरतनी होगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान है तो जहां है। 11 एट रिस्क कंट्रीज हैं जहां ये वेरिएंट पाया गया है, उन देशों की सूची हमने बनाई है और जो फ्लाइट्स उन देशों से आएगी भारत में, हर एक यात्री का टेस्टिंग होगा। हमने रेखांकित किया है कि ये 11 देशों से फ्लाइट्स करीब 12 से 15 एयरपोर्ट्स में आती हैं और कल के आंकड़े ये हैं कि करीब 5,500 यात्री आए हैं इन 11-12 देशों से इन 15 एयरपोर्ट्स पे, और करीब 65 से 70% यात्रियों ने रैपिड टेस्ट लिया है, मतलब 90 मिनट में वे एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदूषण पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर हलफनामा दाखिल किया है। प्रदूषण रोकने के कदम पर जानकारी दी गई है केंद्र की तरफ से, टास्क फोर्स के गठन पर जानकारी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार चिंता जाहिर कर चुका है और ऐसे में केंद्र सरकार ने यह हलफनामा दाखिल किया है जिसमें बताया गया है कि प्रदूषण रोकने के क्या कुछ कदम इस वक्त केंद्र सरकार उठा रही है। इसके साथ ही टास्क फोर्स का जो गठन किया है उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी इस हलफनामे के जरिए दी गई है। एहतेशाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एहतेशाम, हलफनामे में क्या कुछ कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, कल ही इस मामले में सुनवाई हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और बाकी जो राज्य सरकारें हैं दिल्ली एनसीआर में, उन सबको ये कहा था कि आप लोगों के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है कि प्रदूषण से किस तरह से निपटा जाए और अगले साल दोबारा ये इस तरह की चीजें होंगी। तो 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारों से कहा था कि आप लोग अपना एक्शन प्लान दीजिए, जिसके तहत आज केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने एक एनफोर्समेंट टास्क फोर्स बनाया है जो ये देखेगी कि जो आदेश है सरकार के वो लागू हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये कहा था कि आप प्लान तो बहुत बना लेते हैं, आदेश जारी कर देते हैं, लेकिन वो जमीन पर लागू नहीं होता। तो इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया है कि एक एनफोर्समेंट टास्क फोर्स बनाया है जो ये देखेगी कि सारे आदेश का पालन हो रहा है या नहीं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि दिल्ली और एनसीआर के जितने भी स्कूल और कॉलेज, दूसरे शैक्षिक संस्थान हैं, उन सबको अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस पर भी कोर्ट ने ऐतराज जताया था। ठीक है, शुक्रिया एहतेशाम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र ने अपने हवाई यात्रा नियमों में बदलाव किया है। महाराष्ट्र के नए नियमों के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट से हाई रिस्क वाले देश यानी कि साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन रहना होगा और अगर 7 दिन के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो 7 दिन होम क्वारंटीन भी रहना होगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक महाराष्ट्र बस सेवा पर भी नजर बनाए हुए है और अगर केस बढ़े तो बस सेवा बंद भी की जा सकती है। वहीं बीएमसी ने भी वॉर रूम बनाकर तैयारी शुरू कर दी है। बीएमसी ने 6000 बेड की क्षमता वाला एक क्वारंटीन सेंटर बनाया है जिसमें 1000 ऑक्सीजन बेड भी मौजूद है। मुंबई में पिछले 20 दिन में विदेश से आए 9 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है और सबकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। बीएमसी की तैयारी तकरीबन 6000 बेड की इमरजेंसी लेवल पे है जिसमें कई इंस्टीट्यूशनल
जंबो सेंटर्स, साथ ही साथ जो है कई होटलों के बेड भी जो हैं वो हायर किए जा रहे हैं, ताकि अगर ओमिक्रॉन का प्रभाव मुंबई के शहर पे पड़ता है तो ऐसे में खासतौर पे जब नया साल आने को है, क्रिसमस आने को है, तो ऐसे में कई इंटरनेशनल पैसेंजर्स भारत में दाखिल होते हैं, मुंबई में दाखिल होते हैं सेलिब्रेशन के लिए। ऐसे में कोई भी पेशेंट जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में आकर, क्योंकि ओमिक्रॉन का प्रभाव ज़्यादा है, लिहाजा कोई भी पेशेंट पॉजिटिव अगर पाया जाता है उससे और उसका प्रभाव पड़ सकता है, तो उसके मद्देनज़र पूरी तैयारी की गई है। सतर्क है, हमारा आरोग्य विभाग है वो उसकी तरह पूरी तरह उसका प्रिकॉशन ले रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी लगातार लोगों से संपर्क में है वीसी के माध्यम से, और निश्चित रूप से ये पूरी तरह हमारी तैयारी है कि ओमाइक्रॉन जो है वायरस जो है वो यहाँ पर न बढ़े, और उसके लिए पूरी तरह आरोग्य जो हमारी टीम है वो अलर्ट है। अभी भी ओमाइक्रॉन का एक भी रुग्ण मुंबई में अभी तक ये टाइम तक एक ही रुग्ण पाया नहीं गया है। आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप डरो मत, लेकिन कोविड-19 कोरोना जैसा खत्म नहीं हुआ है, आज भी रुग्ण पाए जा रहे हैं। आप भी अभी ओमाइक्रॉन का जो विषाणु आया है उसके लिए पूरे देश नहीं वर्ल्ड में अभी हलचल हुई है। आपके माध्यम से कर्नाटक में 2 रुग्ण पाए गए ऐसी खबर मिली है, लेकिन मुंबई या महाराष्ट्र में एक भी रुग्ण अभी तक तो नहीं है।